चलिए शुरू किया जाए। वेव चैप्टर एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल क्या कहता है? तो पहला एग्जाम्पल कहता है कि गिवन बिलो आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ वेव मोशन, स्टेट इन ईच केस इफ द वेव मोशन इज ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल। सो व्हाट यू हैव सीन दैट के ट्रांसवर्स कौन होता है? ट्रांसवर्स वो होता है जहां पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एंड डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन एक दूसरे को कैसा हो? परपेंडिकुलर। तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, राइट। एंड लॉन्जिट्यूडनल क्या होता है बेटा? लॉन्जिट्यूडनल में हमने ना ये आगे वाले एल को यूज किया था, तो अगर आगे वाले एल को हम दो बार लिखे तो क्या हो जाएगा? पैरेलल। तो ऐसे वेव जहां पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एंड डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन पैरेलल है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव, राइट। चलिए समझते हैं इसमें से कौन से ट्रांसवर्स है, कौन से लॉन्जिट्यूडनल है। तो पहला कहा है मोशन ऑफ द किंग इन अ लॉन्जिट्यूडनल स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय डिस्प्लेसिंग वन ऑफ द एंड ऑफ द स्प्रिंग साइडवेज, राइट। तो ये होता है आपका क्रिंकी, कहते हैं इसको क्रिंकी। छोटे बच्चों का खेलने का जो आता है ना, वो स्प्रिंग जैसा होता है प्लास्टिक का, ऐसे खेलते रहते हैं छोटे बच्चे, राइट। तो वो कैसा मोशन हुआ? तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप इस एंड को डिस्प्लेस करोगे, how will the turn move? The turn will move horizontally. It will compress, then expand, compress and expand, compress and expand, and wave will also travel in same direction. So what is happening here? The direction of propagation and direction of oscillation are parallel. That's they are parallel. कौन सा wave हो गया ये? Longitudinal. This is longitudinal wave. Okay, then comes wave produced in a cylinder. इसमें दोनों कैसे होगा? मोशन ऑफ अ किंग इन अ लॉन्जिट्यूडनल स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय डिस्प्लेसिंग वन एंड ऑफ द स्प्रिंग साइडवेज। नहीं, लॉन्जिट्यूडनल ही आएगा ना। इसमें ट्रांसवर्स कैसे मूव करेगा? आप सोचो ना। हाँ, इसके अंदर ट्रांसवर्स कैसे आएगा? आप सोचो, एक बार दिमाग लगाओ। हाउ कैन इट बी ट्रांसवर्स? ट्रांसवर्स नहीं हो सकता ना। इसमें टर्न ऐसे थोड़ी ऑसिलेट करेंगे। इसमें क्या टर्न ऐसे ऑसिलेट करने हैं? नहीं ना, इसमें तो टर्न ऐसे ऑसिलेट करेंगे ना। तो ऐसे ऑसिलेट करेंगे मतलब ये तो क्या होना है? लॉन्जिट्यूडनल होना है, ट्रांसवर्स नहीं होना है। सेकंड क्या है? वेव प्रोड्यूस इन अ सिलेंडर, सिलेंडर कंटेनिंग अ लिक्विड बाय मूविंग इट्स पिस्टन बैक एंड फोर्थ। तो आपको क्या करना है? आपको सिलेंडर के अंदर लिक्विड भरना है। सिलेंडर में क्या भरा है? हमने लिक्विड भरा है। और यहां पे जो पिस्टन है, उस पिस्टन को हम मूव कर रहे हैं अप डाउन। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप पिस्टन को मूव करोगे, जो वाटर पार्टिकल्स है वो पास में आएंगे, दूर जाएंगे, पास में आएंगे, दूर जाएंगे। सो दे विल ऑसिलेट लाइक दिस, राइट। और जो आपने डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया वो भी कहां जाएगा? इसी डायरेक्शन में आगे जाएगा। तो अगेन कैसा हो गया? पैरेलल हो गया। पैरेलल हो गया मतलब ये भी कौन सा वेव हो गया? लॉन्जिट्यूडनल। चलो थर्ड वेव देख ले, कौन सा है? थर्ड वेव है वेव प्रोड्यूस बाय अ मोटर बोट सेलिंग इन वाटर। अब जो पानी के ऊपर वेव होते हैं ना, उसमें दोनों वेव्स आते हैं। याद करो, पानी के सरफेस के ऊपर आपको सरफेस से मिलते हैं कैपिलरी वेव्स जो ट्रांसफर्स होते हैं, और जो नीचे की तरफ वेव जाते हैं उससे क्या कहते हैं? ग्रेविटी वेव्स, जो कैसे होते हैं? लॉन्जिट्यूडनल होते हैं। तो दिस हैज टू बी द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्जिट्यूडनल। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि वाटर वेव इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिलरी वेव्स। आपने थियरी में लिखा है, राइट, ये कैपिलरी वेव्स, राइट। एंड दैट कैपिलरी वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, जो सरफेस पे होते हैं। एंड वी हैव द ग्रेविटी वेव्स, राइट। ग्रेविटी वेव्स जो सरफेस के अंदर जाते हैं वो कैसे होते हैं? लॉन्जिट्यूडनल होते हैं। These are the longitudinal wave. So last one is the ultrasonic waves in air produced by a vibrating quartz crystal. तो अल्ट्रासोनिक वेव मतलब दे आर वन काइंड ऑफ साउंड वेव्स, एंड साउंड वेव्स आर ऑलवेज लॉन्जिट्यूडनल इन नेचर। तो अल्ट्रासोनिक हो, इंफ्रासोनिक हो, सोनिक हो, जो भी साउंड वेव होंगे वो हमेशा कैसे होते हैं? लॉन्जिट्यूडनली होते हैं, राइट। तो लास्ट वन इज द अल्ट्रासोनिक वेव, और ये अल्ट्रासोनिक वेव हमेशा कैसे होते हैं? लॉन्जिट्यूडनल ही होते हैं, राइट। तो पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यहां पे उन्होंने कोई गलती करी है पहले में। हमने जो लग रहा है कि जो क्लिंकी होता है वो हमेशा ऐसे ही वाइब्रेट करता है, राइट, वो कभी ऐसे वाइब्रेट करता नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अ वेव इज ट्रैवलिंग, चलो अब एक न्यूमेरिकल आ गया अच्छा सा। अ वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये वेव का इक्वेशन दिया हुआ है। क्या इक्वेशन है वेव का? y इक्वल टू 0.005
साइन 80x माइनस 3t, ये आपका वेव इक्वेशन है, राइट। ओके, और ये आपका 0.05 जो है वो मीटर में है, 80 रेडियन पर मीटर है एंड 3 रेडियन पर सेकंड है, मतलब ये सारे एसआई यूनिट्स हैं। अंदर जो भी आपको चीजें दी है वो सब अपने अपने एसआई यूनिट्स में, राइट। चलो फाइंड क्या करना है आपको, एम्पलीट्यूड, पीरियड, वेवलेंथ एंड कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एट द x इक्वल टू 30 एंड टाइम इक्वल टू 20। चलो मजा आएगा ये क्वेश्चन में। सबसे पहले तो इसे हम कंपेयर करेंगे अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। तो कंपेयरिंग दिस विथ प्रोग्रेसिव, कंपेयरिंग दिस विथ प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, कंपेयरिंग दिस विथ प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। क्या इक्वेशन होता है प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव का, y इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी। सिंपली कंपेयर करो, a का काम कौन कर रहा है 0.005, तो आपको एम्पलीट्यूड a कितना मिल गया, पहला आंसर आ गया आपके पास, एम्पलीट्यूड a इक्वल टू 0.005 मीटर। तो ये हो गया आपका पहला आंसर जो आपको क्या फाइंड करना है, एम्पलीट्यूड। चलो सेकंड आपको क्या फाइंड करना है, सेकंड यू वांट टू फाइंड वेवलेंथ। ये k क्या होता है, वेव नंबर, व्हाट इज इक्वल टू 80। कंपेयर करो, k इक्वल टू क्या आ रहा है 80, सो हियर वी हैव k इक्वल टू 80, व्हाट इज k 2 पाई बाई लैम्बडा, दैट्स द एंगुलर वेव नंबर। k क्या होता है एंगुलर वेव नंबर एंड k इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्बडा। तो यहां से आपको लैम्बडा मिल जाएगा वेवलेंथ, सो व्हाट वी कैन राइट हैंस वेवलेंथ लैम्बडा इक्वल टू 2 पाई बाई 80, दैट वुड बी इक्वल टू पाई बाई 40 मीटर। चलो सेकंड आंसर आ गया, लैम्बडा इक्वल टू पाई बाई 40। आप कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो नंबर में, राइट। दो आंसर आ गए। थर्ड क्या फाइंड करना है आपको, पीरियड। तो कंपेयर करो स्टैंडर्ड के साथ, ओमेगा का काम यहां पे कौन कर रहा है 3, राइट। तो वी राइट हियर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वी राइट हियर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 3, व्हाट इज ओमेगा 2 पाई बाई टी। तो टाइम पीरियड क्या आ गया आपके पास 2 पाई बाई 3 सेकंड। चलो एक और आंसर आ गया। अब लास्ट में क्या करना है आपको, लास्ट में आपको दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, कहां पर है, x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड आफ्टर टाइम t इक्वल टू 20। इक्वेशन के अंदर आपको सारी वैल्यू किसमें दिया है, SI यूनिट में दिया हुआ है, राइट। ओके, ये x का वैल्यू किसमें, SI में, x का वैल्यू मीटर में है क्या सेंटीमीटर में, क्वेश्चन में मीटर में है, राइट, बिकॉज एवरीथिंग इज इन मीटर एज यू कैन सी। तो हमें यहाँ पे x कितना रखना है, हमें x का वैल्यू रखना है 30 सेंटीमीटर, तो मीटर में कितना हो जाएगा 0.3 मीटर, दैट्स अ वैल्यू ऑफ x, राइट। और टाइम क्या रखना है आपको 20 सेकंड। चलिए दोनों वैल्यू यहां पे जाके डाल देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, हेंस y इक्वल टू 0.005 साइन 80 इंटू व्हाट इज x इक्वल टू 0.3 माइनस 3 इंटू व्हाट इज t इक्वल टू 20। चलो अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, 0.005 साइन क्या हो जाएगा ये 80 इंटू माई 0.3 मतलब 24 माइनस 60, व्हाट इज इट, दिस विल बी 0.005 इंटू साइन 36। अब ये जो आपका एंगल है वो हमेशा किस में होगा, ऐसा यूनिट में, मतलब रेडियन में होगा, माइनस 36। ये वैल्यू किस में होगा आपका, रेडियन में होगा। तो आपको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस रेडियन को कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में। कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, मल्टीप्लाइंग 180 बाई पाई, रेडियन में से डिग्री में कैसे जाएंगे भाई, मल्टीप्लाइंग 180 बाई पाई। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम बिलाइट, चूंकि साइन कैसा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन, तो माइनस साइन पहले बाहर निकाल लो, 0.005 ये हो गया आपका साइन 36, क्या मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 180 बाई पाई, किसमें कन्वर्ट हो गया है, डिग्री में। ये वैल्यू अभी किसमें है आपका, दिस वैल्यू इज इन रेडियन। चलो बताओ कितना आ रहा है आंसर, ये 0.005 साइन कितना डिग्री आ रहा है, चेक करो तो 2063. Now the question is how will you get this value? क्योंकि आपको तो खाली वैल्यू पता होता है 0 से 90 डिग्री के, हमें खाली वैल्यू कौन से पता होता है, 0 से 90 डिग्री का वैल्यू पता होता है। तो आप यहां पे ये फाइंड करो कि इसके पास में 180 का कौन सा मल्टीपल जाएगा, 180 का क्लोजेस्ट मल्टीपल कौन सा होगा इसके पास, आप मुझे ये बताओ। सो 180 इंटू 10 करोगे तो हो जाएगा 1800, 1800 में और 180 जोड़ो कितना हो जाएगा 1980, और ये 1980 के बहुत पास है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, -0.005 साइन, ध्यान यहां पे सबका 1980 प्लस 83.69 हो जाएगा ना, ये 2063 हो जाएगा ना 1980 प्लस, राइट। अब व्हाट डू यू मीन बाय 1980, दैट इज इक्वल टू
11 इंटू 180 प्लस 83.69. सो व्हाट डू नीड टू अंडरस्टैंड हियर कि ये पर्टिकुलर एंगल आपका आएगा कहां पे. तो अगर आप नंबर लाइन बनाते हो या यूनिट सर्कल बनाते हो तो यूनिट सर्कल में यहां पे सारे पाई के इवन मल्टीपल आते हैं और यहां पे आते हैं पाई के ऑड मल्टीपल. तो ये 180 इंटू 11 है ना, वो यहां पे होगा आपका. कितना एंगल है ये? 1980 डिग्री. ये एंगल आपका यहां पे होगा और उसमें आपको और कितना जोड़ना है? 83.09 जोड़ना है आपको. मतलब आपका एंगल कितने क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा. कहां पे होगा आपका? वैल्यू होगा थर्ड क्वाड्रेंट में. और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है. यू नो ऑल एस टी सी, यहां पे साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है. मतलब ये जो आपका वैल्यू है ना अंदर, इसका वैल्यू एक्चुअल में कितना आएगा? 0.005, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा. दैट विल बी माइनस साइन 83.69 डिग्री. समझ आई बात कैसे करना है आपको? आपको खाली यहां पे x रखना था, t रखना था. कितना आया? -36. ये रेडियन होगा. तो रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 180 बाई पाई. इतना आया डिग्री. अब ये नंबर हम डायरेक्ट तो फाइंड नहीं कर सकते है ना, तो हम क्या करेंगे इसके लिए? पहले इसको 180 के सबसे क्लोजेस्ट फॉर्म में लाएंगे. तो इससे सबसे क्लोजेस्ट 180 का नंबर कौन सा होगा? 1980 होगा प्लस 83.69 हुआ. yes or no? राइट. सो व्हाट वी कैन राइट? वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू, ये 1980 क्या होगा? 11 इंटू 180. और 180 का सारा ऑड मल्टीपल यहां पे आता है नंबर लाइन पे. आपको उसके अंदर और कितना जोड़ना है? 83 जोड़ना है. मतलब आपका जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है. तो इसलिए ये क्या हो गया आपके पास? माइनस साइन ऑफ 83.69 डिग्री हो गया. अब आपको 83.7 डिग्री का वैल्यू देख लो ना कितना आ रहा है. y विल बी इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.005. टेल मी द फाइनल आंसर ऑफ दिस. मैंने स्लाइड नहीं छोड़े ज्यादा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 83.7 डिग्री? देखो टेबल नहीं है पीछे, डायरेक्ट वैल्यू देख लेते हैं. साइन 83.7 डिग्री का या हमने डाउनलोड किया था ना इसके अंदर. लेट मी फाइंड इट. मैंने किया था डाउनलोड, मुझे याद है. वो लॉग टेबल में तो लॉग था ना. ये रहा साइन टेबल. कितना वैल्यू है? 83.7 है ना. 83.69 डिग्री है. मतलब 83.7 ले लो. डिग्री पे आपको वैल्यू फाइंड करना है. तो 83 डिग्री कहां पे होगा आपका? ये साइन का ही टेबल है. नेचुरल साइन कंटिन्यू हो रहा है. चलो 83.7, ये आ गया आपका 83. चलना, ये हो गया 83.7. कहां पे होगा आपको? कौन सा लाइन है 0.7 वाला? लास्ट की थर्ड. देख लेते एक बार. ये वाला लाइन राइट, लास्ट थर्ड यहां से. तो 83 पॉइंट लास्ट थर्ड लाइन, मतलब ये वैल्यू 99. हाँ ये वाला 9940 राइट. तो ये आपका वैल्यू है 83 और ऊपर से 0.7 का, तो ये वैल्यू आपका 9940 राइट. चलो कंटिन्यू करते हैं इसको. फाइन. तो ये वैल्यू आप कितना लेके आए थे? 0.994. मल्टीप्लाई दिस. व्हाट आंसर यू आर गेटिंग? सही है आंसर. अप्रोक्स 5 दे सकते हैं, बट अपना एग्जैक्ट आंसर क्या है? 0.00497 मीटर. दैट इज द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. समझ आया क्वेश्चन? आपको खाली y का जो इक्वेशन दिया है ना उसमें वैल्यू डालना है x और t, और फिर बाकी तो थोड़ा मैथमेटिक्स है यहां पे. तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ दिए हुए इक्वेशन को कंपेयर करेंगे. एम्पलीट्यूड, वेव नंबर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. वेव नंबर 2 पाई बाई लैम्बडा से लैम्बडा मिल जाएगा. एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाई टी से टी मिल जाएगा आपको. समझ गया क्वेश्चन? चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. चलिए बहुत मस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ना. स्टील वायर ऑफ 0.72 मीटर लॉन्ग, लेंथ इज गिवन 0.72 मीटर. इट हैज अ मास ऑफ 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 kg. मास दिया है 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 kg. If the wire is under the tension T is given 60 Newton. What is the speed of the transverse wave in the wire? तो इसका तो डायरेक्ट हमारे पास इक्वेशन है. स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव क्या इक्वेशन होता है? अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू.
और ये म्यू क्या होता है? लीनियर मास डेंसिटी विच इज मास बाय लेंथ. विल पुट इट हियर. अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू. म्यू क्या है? मास बाई लेंथ. लेंथ कहां आ जाएगा? ऊपर. पुट द वैल्यूज. हैंस स्पीड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन इज इक्वल टू 60, लेंथ इज इक्वल टू 0.72 एंड द मास इज इक्वल टू 5 इंटू 10 पावर -3. चलो कितना हो जाएगा? ये ऊपर हो जाएगा, यहां पे 12 से कट होगा, ये हो जाएगा आपका 720. 10 पावर 3 ऊपर गया ना, दैट विल बी 720. कितना आ रहा है मल्टीप्लीकेशन? अंडर रूट ऑफ, फाइनल आंसर 92.95. तो स्पीड ऑफ द वेव इज 92.95 मीटर पर सेकंड. दैट्स द स्पीड ऑफ वेव. इतना होगा वेव का स्पीड. तो ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन है बोलो. 2 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन. सीधे मार्क ले लेने अगर आता है तो. अंडर रूट टी बाई म्यू करके. ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं. एस्टिमेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर. किसका स्पीड फाइंड करना है? साउंड का. एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड वी आर टेकिंग द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एयर इज इक्वल टू 29 इंटू 10 पावर -3 kg. तो साउंड का स्पीड फाइंड करना है. सो वी नो द फॉर्मूला ऑफ द स्पीड ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव. साउंड कैसा होता है? लॉन्जिट्यूडनल वेव होता है. तो द स्पीड ऑफ द लॉन्जिट्यूडनल वेव क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट ऑफ बी बाई रो. इस क्वेश्चन को ना आपको न्यूटन्स फॉर्मूला से सॉल्व करना है. सो एज पर द न्यूटन्स फॉर्मूला. ओके सो एज पर न्यूटन्स फॉर्मूला, एज पर द न्यूटन्स फॉर्मूला. चलो क्या था न्यूटन्स फॉर्मूला में? बल्क मॉड्यूलस क्या आया था? प्रेशर पी आया था. तो साउंड का स्पीड क्या हो गया था? अंडर रूट ऑफ पी बाई रो. राइट. चलो व्हाट इज डेंसिटी? मास बाई वॉल्यूम. वॉल्यूम ऊपर ले लो. हैंस स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाई मास. चलो हिंट में क्या क्या दिया? व्हाट इज द प्रेशर? कितना प्रेशर दिया आपको? स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है? 1 बार. स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है? 1 बार. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 मोल एयर? 1 मोल एयर वॉल्यूम क्या ऑक्यूपाई करेगा? वो नहीं दिया आपको. वॉल्यूम दिया है क्वेश्चन में. सो हाउ मच वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाई 1 मोल ऑफ एयर? टेल मी. 22.4 लीटर. एक मोल कोई भी गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.4 लीटर. मतलब जो वॉल्यूम है वो कितना रखना है? 22.4 लीटर. लीटर कितना होता है? 10 पावर -3 मीटर क्यूब. 1 लीटर क्या होता है? 10 पावर -3 मीटर क्यूब होता है. राइट. तो आपको वॉल्यूम क्या रखना है यहाँ पे? 22.4 इंटू 10 पावर -3 डिवाइड बाय व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल एयर? 29 इंटू 10 पावर -3 kg. राइट. स्टैंडर्ड प्रेशर, लेट अस पुट दिस प्रेशर इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. स्टैंडर्ड प्रेशर किसमें रखना पड़ेगा आपको? न्यूटन. सारे ऐसा यूनिट रखे यहां पे हमने. दिस ऑल आर ऐसा यूनिट. तो ऐसा यूनिट में आपको प्रेशर क्या मिलेगा? 1.013 इंटू 10 पावर 5. तो प्रेशर क्या रखेंगे हम? प्रेशर रखेंगे यहां पे 1.013 इंटू 10 पावर 5 बार. बार नहीं, पास्कल. लेट्स से ऐसा यूनिट. प्रेशर आपको ऐसा में रखना. चलो यहां से कट हो जाएगा. ये 10 पावर 5 है. अंडर रूट मत निकालना डायरेक्ट. 10 पावर आपको इवन करना पड़ेगा अंडर रूट फाइंड करने के लिए, अदरवाइज आप अंडर रूट नहीं निकाल पाओगे. राइट. सो व्हाट विल यू डू? जस्ट डू दिस. इसको 10.13 करो. 10.13 इंटू 22.4 डिवाइड बाई 29. इतना क्या आ रहा है बताओ तो? मैंने 10 पावर 4 कर दिया. 7. नाउ टेक अंडर रूट 2. तो यार आंसर इज 279 मीटर पर सेकंड. पॉइंट चलेगा. क्या आंसर है बुक में? 280. तो क्या आंसर आ गया? 279 मीटर पर सेकंड. कुरूप आगे कब आया तू?
अच्छी अच्छा क्या आ गया है तो मुझे मुझे पसंद आया तो आ गया है ना। ओके, तो आपको सिंपली कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? आपको सिंपली यहाँ पे न्यूटन्स फॉर्मूला यूज करना है। लॉन्जिट्यूडनल वेव का स्पीड होता है अंडर रूट ऑफ बी बाई रो। लाप्लास सॉरी न्यूटन के अकॉर्डिंगली ये बल्क मॉड्यूलस क्या बनता है? प्रेशर बनता है। प्रेशर यहां पे रख दिया, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। मास आपको दे दिया है क्वेश्चन में। प्रेशर क्या लेना है? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है। और वॉल्यूम क्या लेंगे? एक मोल का वॉल्यूम क्या होता है? 22.4 लीटर, दैट इज 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। खाली वैल्यूज यहां पे डालो, 10⁵ को 4 करने का ध्यान रखना, अदरवाइज आंसर गलत आएगा आपका। राइट, एंड देन सिंप्लीफिकेशन आंसर क्या दे रहा है? 279 जैसा कुछ आंसर आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पाइप विच इज 30 सेंटीमीटर। चलो ध्यान यहां पे बेटा, अभी ऑर्गन पाइप के क्वेश्चन आ गए। क्या कहा है क्वेश्चन में? कहा है आपको क्या? पाइप 30 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ओपन एट बोथ द एंड्स। तो दोनों एंड से ओपन है, मतलब ये किसका एग्जांपल है? ओपन पाइप का। मैं आपको पहले बेसिक बता देता हूं ओपन पाइप का। ओपन पाइप में दोनों एंड पे क्या बने थे? एंटीनोड। और ओपन पाइप में अगर आपको याद हो तो आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिला था NV/2L। ये आपका फॉर्मूला था ओपन पाइप में फ्रीक्वेंसी का, NV/2L। ओके, विच हार्मोनिक मोड ऑफ द पाइप रेजोनेट्स एट 1.1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। राइट, तो आपको पूछा गया है कि अगर आप 1.1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लगा रहे हो तो कौन सा हार्मोनिक ऑसिलेट होगा, आपको बताना है। राइट, will the resonance with the same source be observed if one of the end of the pipe is closed? अगर एक एंड को क्लोज कर दिया तो क्या इसी फ्रीक्वेंसी से रेजोनेंस होगा, आपको बताना है। एंड यू हैव टू टेक द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर एज 330 मीटर पर सेकंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? वेराइटी ऑफ फॉर ओपन पाइप, ये रहा फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मोनिक इज NV/2L। व्हाट इज इट? फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मोनिक्स दैट्स इक्वल टू V/2L। चलो कितना फ्रीक्वेंसी आपको दिया? 1.1 किलो हर्ट्ज, दैट इज 1100। एन आपको फाइंड करना है। स्पीड ऑफ साउंड क्या लेना है? 330 डिवाइड बाई 2 इंटू व्हाट इज द लेंथ ऑफ पाइप? 30 सेंटीमीटर, दैट इज 0.3 मीटर। मैंने खाली डेटा रखा है यहां पे, मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ओपन पाइप का फंडामेंटल फॉर्मूला है NV/2L, दैट्स इट। मुझे एन फाइंड करना है। कितना आ रहा है एन का वैल्यू बताओ। ये यहां से कट, एन कितना आ गया आपके पास? 2 आ गया। मतलब कौन सा हार्मोनिक ऑसिलेट हो रहा है? देयरफॉर द सेकंड हार्मोनिक इज ऑसिलेटिंग राइट नाउ। अब आपको क्या पूछा? आप बात ध्यान से सुनना। अब आपको ऐसा कहा है कि इसी पाइप को अगर हम क्लोज करते हैं तो क्लोज पाइप के अंदर क्या 1.1 किलोहर्ट्ज से रेजोनेंस होगा, आपको बताना है। क्लोज पाइप में क्या 1.1 से किलोहर्ट्ज से होगा कि नहीं होगा, आपको बताना है। राइट, तो अब आपको तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए कि हाँ, क्लोज पाइप के अंदर फॉर्मूला क्या बनता है? क्लोज पाइप के अंदर फॉर्मूला बनता है, क्या फॉर्मूला बनता है क्लोज पाइप के अंदर? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2n+1 V/4L। राइट, जहां पे n का वैल्यू कंपलसरी क्या आना चाहिए? इंटीजर। n मस्ट बी इंटीजर। चेक करते हैं क्या n का वैल्यू इंटीजर निकल रहा है। अगर निकल रहा है तो हाँ, नहीं निकल रहा है तो नहीं। राइट, तो फ्रीक्वेंसी क्या है? 1100, 2n+1, वेलोसिटी कितना था? 330, और लेंथ क्या है? 0.3। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? 110 इंटू 4 इंटू 0.3 डिवाइड बाई 33 इक्वल टू 2n+1। एन का वैल्यू कितना आया? 4 आया ना। मुझे आंसर बताओ फाइनल। ये इसका आंसर 4 आया। ओके ओके फाइन, दिस आंसर इज 4। तो 4 इक्वल टू 2n+1, तो 2n इक्वल टू 3, दैट मीन्स n इक्वल टू 1.5। n इंटीजर नहीं आया, n इंटीजर नहीं आया, मतलब ये ऑसिलेट होने वाला नहीं है, रेजोनेंस होने वाला नहीं है। सो एज n इज नॉट इंटीजर, एज n इज नॉट एन इंटीजर, closed pipe will not resonate, closed pipe will not resonate with 1.1 kilohertz. Understood? Understood? कल के पेपर में एग्जाम्पल पूछ ले,
कितना इजी है देखो, मार्क बढ़ जाएगा तुम्हारा। जाओ चलो, से बेटा ध्यान यहाँ पे, फैनी ऐसा कह रहा है कि सिर्फ कुछ और भी दिया है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में देखो आप ऐसा ही इसको सॉल्व कर सकते हो, जहां पे आपका एन का वैल्यू इंटीजर नहीं आया, मतलब ये रेजोनेंस नहीं हो सकता है। आप यहाँ पे ये भी फाइंड कर सकते हो कि क्लोज पाइप के लिए, मैं आपको सेकंड मेथड सिखा देता हूं, जैसे आपको बुक में लिख के दिया है। तो क्लोज पाइप के लिए, प्लीज, क्लोज पाइप के लिए पहला फ्रीक्वेंसी क्या होता है? V/4L। क्लोज पाइप का पहला फ्रीक्वेंसी क्या होता है? V/4L। V का वैल्यू क्या है? 330 डिवाइड बाई 4 और लेंथ है 0.3। हाउ मच विल बी द आंसर? टेल मी व्हाट इज द आंसर हियर? 275। तो पहला फ्रीक्वेंसी क्या है? 275। अब आप याद करो कि क्लोज पाइप में खाली और खाली ऑड हार्मोनिक होते हैं, क्लोज पाइप में इवन हार्मोनिक नहीं होते। क्लोज पाइप में खाली कौन सा हार्मोनिक होता है? ऑड। क्लोज पाइप में ये V/4L के साथ ऑड नंबर ही आता है, इवन नंबर नहीं आता है, राइट। तो इसके बाद की नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इसके बाद की नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होगी डायरेक्ट F3 विच विल बी 3 टाइम्स 275। उसके बाद की नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 5 इंटू 275। करो ना ये मल्टीप्लाई, 825 हर्ट्ज पे भी आपको रेजोनेंस मिलेगा, थर्ड हार्मोनिक। 275 पे आपको क्लोज पाइप में फर्स्ट हार्मोनिक मिलेगा। 825 पे आपको क्लोज पाइप में थर्ड हार्मोनिक मिलेगा। अब ये वैल्यू कितना आ रहा है? 1375 हर्ट्ज पे आपको फिफ्थ हार्मोनिक मिलेगा। तो इन फ्रीक्वेंसी के बीच में कहीं पे भी आपको और हार्मोनिक मिलने नहीं है, तो अपने को जो 1100 दिया है वो तो इन दोनों के बीच में है, और 1100 के ऊपर आपको कोई यहां पर रेजोनेंस मिलना नहीं है, क्योंकि क्लोज पाइप में सिर्फ और सिर्फ कैसे हार्मोनिक होते हैं? ऑड। तो पहला कौन सा होता है? V/4L फ्रीक्वेंसी। उसके बाद डायरेक्ट क्या आएगा? 3V/4L। फिर क्या आएगा? 5V/4L। क्या इसके अंदर कहीं पे 1100 आया? नहीं आया ना, मतलब 1100 पे रेजोनेंस होना नहीं है। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? तो आप ऐसे कर सकते हो या ऐसा कर सकते हो, चॉइस जो समझ में आना चाहिए। अगर ओपन पाइप है तो V/12, क्लोज पाइप है तो V/4L, खाली ऑड नंबर्स, राइट। नेक्स्ट, चलो अब ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। आपने बीट्स के टॉपिक में क्या सीखा था? मैं आपको बता देता हूं। बीट्स के टॉपिक में हमने सीखा था कि बीट का फ्रीक्वेंसी होता है F1 माइनस F2। तो हमने कुछ ऐसा देखा था कि अगर दो साउंड के सोर्सेज है या दो साउंड के वेव है, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, और अगर वो दोनों साउंड वेव साथ में मिलेंगे, तो जो एम्पलीट्यूड होगा उस एम्पलीट्यूड में क्या होगा? वाओ 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 वाओ। वी हैव सीन एम्पलीट्यूड वेरीज विद टाइम पीरियोडिकली, और वो जो एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? F1 माइनस F2। और इसकी मदद से हमने कहा था कि म्यूजिशियन अपने अपने इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करते हैं। अब यहां पे बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिया है, समझना है आपको, बहुत जरूरी है समझना। ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या कहा है आपको। क्वेश्चन में आपको कहा है देयर आर टू सितार स्ट्रिंग्स A and B playing the note da and they are slightly out of tune and they are producing how many beats right now? 5 beats। अभी कितने बीट प्रोड्यूस हो रहे हैं? 5 बीट अभी प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो नंबर ऑफ बीट्स आर, बीट फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज। बीट फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज, राइट। अभी मैं डायरेक्ट आपको आगे ले जाता हूं। आपको क्या कहा है? व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इफ द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 427? ए का ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या है? 427 है। बी का फ्रीक्वेंसी क्या होगा आपको बताना है। तो देखो बी के लिए आपको दो चॉइस मिलेंगे। कौन कौन से दो चॉइस वो देख लो। तो आपको बीट का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? F1 माइनस F2। सो यहां पे ए और बी दिया है, सो आइदर FA माइनस FB इक्वल टू 5 होगा, और FB माइनस FA इक्वल टू 5 होगा। तुम्हें थोड़ी पता है कौन सा फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? तुम्हें पता है क्या बी ज्यादा है कि ए ज्यादा? नहीं ना। तो यू हैव टू टेक बोथ द केसेस। जो आपको 5 बीट दिए है, मतलब फ्रीक्वेंसी में 5 का डिफरेंस है, राइट। अब 5 का डिफरेंस में FA माइनस FB भी हो सकता है, FB माइनस FA भी हो सकता है। तो FA का फ्रीक्वेंसी क्या है? FA का फ्रीक्वेंसी है 427। So it is 427 minus FB equal to 5, और FB minus 427 equal to 5। ठीक है। So what you are getting है, you are getting here FB equal to either 422 हर्ट्ज आपका आंसर होगा, या आपका आंसर होगा 432।
इन दोनों में से एक आंसर तो है, कौन सा है पता नहीं है, उसके लिए एक स्टेटमेंट अभी हमने यूज किया नहीं है। अब वो देखो कौन सा स्टेटमेंट है, ध्यान से देखना। राइट, अब क्या कहा है, इफ द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग बी इज स्लाइटली इंक्रीज्ड, राइट, देन द नंबर ऑफ बीट आर डिक्रीजेस टू 3। तो आपने क्या किया, बी के टेंशन को स्लाइटली इंक्रीज किया। ध्यान से देखना, तो आप पहले ये समझ लो कि टेंशन का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है। टेंशन ऑफ बी इज इंक्रीज्ड, तो पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि टेंशन का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है। सो वी हैव सीन दैट कि स्ट्रिंग के अंदर जो फ्रीक्वेंसी बनती है वो क्या होती है, NV/2L। स्ट्रिंग में फ्रीक्वेंसी क्या बनती है, NV/2L। और ये स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है √T/μ। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। राइट, ओके, आगे ना। तो आपने क्या किया, बी का टेंशन बढ़ाया, मतलब बी की फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी। राइट, हियर टेंशन इन बी इज इंक्रीज्ड, hence frequency of B also increased। पर नंबर ऑफ बीट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। बट नंबर ऑफ बीट्स आर डिक्रीजिंग, नंबर ऑफ बीट्स आर डिक्रीजिंग। अब आप सोचो, है ना, अगर आपका आंसर ये होता, ओके, और अगर आप यहां पे फ्रीक्वेंसी, बी का फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बी का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना है आपको। अगर ये आपका आंसर होता और अगर मैं इसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ाता, तो क्या ये एक फ्रीक्वेंसी आपको ऑलरेडी दे दिया, कौन सा फ्रीक्वेंसी दिया, 427। राइट, ए का फ्रीक्वेंसी क्या है, 427। अगर ये आंसर आपका है जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आप इसमें वैल्यू बढ़ाओगे तो क्या है, 427 से पास जाएगा कि दूर जाएगा, 422 अगर बढ़ाओगे तो 427 से पास जाएगा कि दूर जाएगा, पास जाएगा कि नहीं। मतलब यहां पे बीट्स बढ़ेंगे कि घटेंगे, डिफरेंस बढ़ेगा कि घटेगा, पास जा रहा है ना फ्रीक्वेंसी, तो डिफरेंस विल इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज। अगर ये सही आंसर होता तो, अगर इसमें आप टेंशन बढ़ाओ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, 432 का 433 करो, 4 करो, 5 करो, तो क्या है, 427 के पास जा रहा है कि दूर जा रहा है, दूर जा रहा है ना। आपके बीट्स इंक्रीज हो रहे थे कि डिक्रीज हो रहे थे, डिक्रीज हो रहे थे ना। पहले 5 बीट थे, अब 3 हो गए, 3 हो गए, मतलब आपका सही आंसर क्या है, 422 है। पहले मैंने 2 ऑप्शन निकाल लिए, मेरे पास 2 चॉइस है। अब मैंने ये देखा कि मुझे बी का फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है बट डिफरेंस कम होना चाहिए, तो आपको ए का फ्रीक्वेंसी क्या दे दिया है, ए का फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है, कितना है, 427 हर्ट्ज है। मैं यहां पे लिख देता हूं, ए का फ्रीक्वेंसी क्या है, 427 हर्ट्ज है। अब यहां पे अगर बी बढ़ेगा तो वो इसके पास आएगा, यस और नो, मतलब डिफरेंस कम हो जाएगा, बीट कम हो जाएगा जो आपको कंडीशन दिया है। अगर ये आंसर होगा और इसको अगर हम बढ़ाएंगे तो डिफरेंस और बड़ा होता जाएगा, नंबर ऑफ बीट्स बढ़ते जाएंगे। एंड द राइट आंसर इज 422 हर्ट्ज। आई बात समझ में, राइट। तो एज फ्रीक्वेंसी ऑफ बी मस्ट बी 422 हर्ट्ज बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग 422 it will goes closer to FA which is 427, hence number of beats decreases, number of beats decreases। तो इसमें आंसर क्या है, आपका आंसर है FB should be equal to 422 हर्ट्ज। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत और देखने मिलेंगे जब एंट्रेंस सॉल्व करोगे तब। 2 ट्यूनिंग फॉर्क दिए होते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर लोड किया जाता है, ट्यूनिंग फॉर्क को वैक्सिंग किया जाता है, मतलब उसके ऊपर वैक्स लगा दिया जाता है, फिर नंबर ऑफ बीट्स इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं। लॉजिकली आपको ये करना है, राइट। मैं आपको इसका एक और छोटा सा मेथड सिखा देता हूं। तो मुझे एक फ्रीक्वेंसी दे दिया है कितना, 427। मेरा एक फ्रीक्वेंसी क्या है, 427 है। किसका फ्रीक्वेंसी है, ये ए का। बीट कितना है, 5। तो इसके साथ 5 का डिफरेंस कौन कौन बनाता है, 422 भी बनाता है और 432 भी बनाता है। मतलब बी के मेरे पास 2 चॉइसेस है, 5 का डिफरेंस है, राइट। ये वी हैव 2 चॉइसेस। अब आप सेकंड कंडीशन देखो, आपको सेकंड कंडीशन में क्या दिया है, बी का टेंशन आपको बढ़ाना है। बी का टेंशन बढ़ाओगे तो बी की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी। तो यहां से बी की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ये वाली भी बी की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। आप बताओ, आपको नंबर ऑफ बीट्स बढ़ रहे कि घट रहे, घट रहे ना, मतलब डिफरेंस कम होता जाना चाहिए। कम कहां पे हो रहा है डिफरेंस, यहां पे।
इधर तो क्या हो रहा है, डिफरेंस और बढ़ता जा रहा है, मतलब यहां पे तो क्या होगा, नंबर ऑफ बिट्स बढ़ेंगे, यहां पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ बिट्स घटेंगे। आई बात समझ में? ध्यान से देखना, ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे मान लो यही सेम क्वेश्चन और ऐसा कहा है कि ए को टाइट किया, ए को टाइट किया, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, अब आंसर क्या होगा? तो अगर मैं ए को टाइट करूं तो ए का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, नंबर ऑफ बिट्स कम हो रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, ये होगा, क्योंकि इसके पास आ रहा है ना, ये डिफरेंस कम हो रहा है, इससे तो कहां जा रहा है, दूर जा रहा है। तो आपको देखना है क्वेश्चन में कि आप किसको चेंज कर रहे हो, ए को चेंज कर रहे हो, बी को चेंज कर रहे हो, किसको लोडिंग किया जा रहा है। तो ट्यूनिंग फॉर्क के साथ भी ये क्वेश्चन को रिलेट किया जाता है। आया आपको क्वेश्चन समझ में? राइट अप क्लियर, राइट अप क्लियर। मतलब अभी भी कह रहा हूं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। छोड़ो, चलो नेक्स्ट। कितना सिंपल है ये सब कुछ, मेरे को बोला ना अभी एग्जाम लिखना है, मैं अभी लिख दूं। चलो, डोपलर का क्वेश्चन बेटा 50 मार्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अगले एग्जाम में, 50 मार्क्स। चलिए, रॉकेट इज मूविंग, शुक्ला जी ना यहाँ पे, रॉकेट इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकंड। बहुत ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन के अंदर ना आप जनरली लोग गलती करते हैं, एंड आई टेल यू गलती क्या होती है। यहां पे आपको ना सोर्स कौन सा दिया, रॉकेट एक सोर्स है, राइट? तो यहां पे सोर्स है रॉकेट, कौन है सोर्स, रॉकेट, और सोर्स का स्पीड क्या है, सोर्स का स्पीड है 200 मीटर पर सेकंड, एंड इट इज मूविंग टूवर्ड्स द टारगेट। कहां मूव कर रहा है, रॉकेट इज मूविंग टूवर्ड्स द टारगेट, रॉकेट इज मूविंग टूवर्ड्स द टारगेट। ओके, while moving it emits the wave of frequency 1000 hertz। रॉकेट ने कितने फ्रीक्वेंसी के वेव छोड़े, 1000 hertz के, राइट? तो फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय सोर्स, सोर्स ने जो फ्रीक्वेंसी छोड़ा उसको आप एफएस कह लो या उसको आप एफओ कह लो। आपने कल थियरी में एफओ लिखा था, क्या लिखा था आपने थियरी में, एफओ लिखा था, एफओ लिखे कि एफएस लिखे, एफएस लिखते हैं, सोर्स विल बी कंपैरेटिवली इजी टू अंडरस्टैंड, सोर्स इज कंपैरेटिवली इजी टू अंडरस्टैंड। तो सोर्स ने कितना फ्रीक्वेंसी छोड़ा है, 1000 hertz। आपको आंसर देना है, सम ऑफ द साउंड रीचिंग द टारगेट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक टू द रॉकेट एज एन इको। मतलब टारगेट पर से साउंड टकरा के वापस आया रॉकेट के पास। You have to answer what is the frequency of the sound as detected by the target and what is the frequency of the echo as detected by the rocket, right? तो जब रॉकेट से वो टारगेट को टकराएगा तो स्पीड उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, और जब रिफ्लेक्ट होकर वापस रॉकेट के पास जाएगा तब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा। तो पहला आंसर देते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड डिटेक्टेड बाय, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड डिटेक्टेड बाय रॉकेट। बेटा बहुत ध्यान से देखना इसको, ये 4 मार्क में आप समझ लो, आने ही वाला है पेपर में। तो पहले केस में सोर्स कौन है, वेव छोड़ कौन रहा है, रॉकेट, और ऑब्जर्व कौन कर रहा है, टारगेट, ऑब्जर्व कौन कर रहा है, टारगेट। सोर्स ने जो फ्रीक्वेंसी छोड़ा वो कितना है, 1000 hertz। ये ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी फील करेगा वो आपको फाइंड करना है। सोर्स का स्पीड क्या है, सोर्स का स्पीड दिया है 200 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हम जनरली क्या करते हैं, यहां पे क्या रखते हैं, सोर्स, और यहां पे क्या रखते हैं, ऑब्जर्वर। तो आपने थियरी डिराइव किया था ना, थियरी में आपका सोर्स दूर जा रहा था, इस केस में सोर्स कहां आ रहा है, टारगेट के पास आ रहा है। तो ये डायरेक्शन में जो स्पीड है उसको क्या लेना पड़ेगा आपको, नेगेटिव। क्या लेंगे हम, स्पीड यहां पे नेगेटिव लेंगे। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं, क्लियर है? स्पीड कैसा लेना है आपको, नेगेटिव लेना है। ये क्या है, रॉकेट, और ये क्या है, टारगेट, राइट? चलो, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड। क्वेश्चन में साउंड का स्पीड नहीं दिया, 340 कितना लिया है, सॉल्यूशन में देखो ना, स्पीड ऑफ साउंड, इसको हम v लिखेंगे, और ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, 330। चलो डोपलर इफेक्ट यूज करेंगे, यहां तक क्लियर जो मैंने लिखा है वो। चलो डोपलर इफेक्ट क्या कहता है, तो डोपलर इफेक्ट कहता है आपको, अब बेटा यहां पे एक बात आप समझ लो ध्यान से, जब ये सोर्स मूव कर रहा था ना, तो आपने ना फाइनली बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करके अप्रोक्सीमेशन किया था।
याद है मैं -1 से आगे मल्टीप्लाई कर दिया था, यहां पे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, देखो मैं आपको थियरी बताता हूं। दिस वन, ये वाला देखो, ये आपका फॉर्मूला था F इक्वल टू FO इंटू 1, ब्रैकेट नीचे जाएगा, हमने इनवर्स लिखा है, तो F इक्वल टू FO इंटू 1 प्लस VS बाई V। और ये -1 हम आगे कब मल्टीप्लाई करते हैं, जब सोर्स का स्पीड बहुत कम हो कंपेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड। जब ये वैल्यू बहुत छोटा होगा ना ओवरऑल, तब आप इसको माइनस को आगे लेके अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। बट यहाँ पे रॉकेट का स्पीड इग्नोरेबल नहीं है, रॉकेट का स्पीड खुद भी कितना है 200 है, और साउंड का स्पीड क्या है 330 है, तो आप 200 को इग्नोर नहीं कर सकते हो। मतलब आपको यहाँ पे एग्जैक्ट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेट आप नहीं कर सकते हो, ये फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते हो। यू हैव टू यूज द एग्जैक्ट फॉर्मूला ओनली। एंड एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या कहता है, F इक्वल टू FO 1 प्लस VS बाई V इनवर्स, राइट। तो वी राइट हियर, कहां गया, ओके, सो वी राइट हियर F, ओके, F इक्वल टू FO की जगह यहां पे क्या लिखेंगे, सोर्स, और यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी विच इज गेटिंग बाय द ऑब्जर्वर, राइट। तो FO इक्वल टू FS, यहां पे क्या था 1 प्लस VS बाई V होल इनवर्स, राइट। यहां पे एग्जैक्ट फॉर्मूला ही आपको यूज करना पड़ेगा। ये क्या फॉर्मूला है, एग्जैक्ट फॉर्मूला है, अप्रोक्सीमेशन यहां पे हम नहीं चला सकते हैं बिल्कुल भी। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। सो सोर्स ने कितना फ्रीक्वेंसी छोड़ा है 1000, 1 प्लस VS कितना दिया है आपको -200, एंड साउंड का स्पीड क्या है 330। क्या करना है इसका इनवर्स, कितना आ रहा है वैल्यू बताओ, 330 माइनस 200 दैट विल बी 130 बाई 330, इनवर्स ये गया, इनवर्स करो 1000 इंटू 33 डिवाइड बाई 30, आंसर इनवर्स हो गया 25। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी विच इज डिटेक्टेड बाय द टारगेट। ये फ्रीक्वेंसी है जो टारगेट ने डिटेक्ट करी। तो 1000 हर्ट्ज का जब वेव उसने छोड़ा ना रॉकेट ने, तो जब वो रॉकेट जब वो वेव टारगेट के ऊपर टकराया तो टारगेट को वो कितना लगा फ्रीक्वेंसी 2538.4 हर्ट्ज। खाली फॉर्मूला आपको यूज करना है, ध्यान रखना है सोर्स कहां जा रहा है, टारगेट की तरफ जा रहा है, तो आंसर क्या आएगा, VS क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहां पे ये एक चेक पॉइंट है जो आपको खास ध्यान रखना है, ये वाला VS कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। चेक पॉइंट ध्यान रखना, लाल कलर कर दिया है मैंने, डेंजर का साइन। अब क्या पूछा है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द echo डिटेक्टेड बाय द रॉकेट। लेट्स फाइंड द सेकंड पार्ट, एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा। चलो, फ्रीक्वेंसी विच इज डिटेक्टेड बाय रॉकेट, फ्रीक्वेंसी ऑफ echo डिटेक्टेड बाय रॉकेट। अब बेटा ध्यान से सुनना, अब यहां पे हो क्या रहा है, अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। अब इस केस के अंदर हु इज सोर्स, टारगेट, हु इज सोर्स, टारगेट। वाई, क्योंकि वेव ऑलरेडी जाके टारगेट के ऊपर टकरा चुका है, अब टारगेट से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है। तो अब आप ऐसा कंसीडर कर लो कि वेव छोड़ा किसने, टारगेट ने, और ऑब्जर्व किसको करना है, रॉकेट को। तो अब ऑब्जर्वर कौन हो जाएगा, यहां पे रॉकेट हो जाएगा। ऑब्जर्वर यहां पे क्या हो जाएगा, अभी रॉकेट हो जाएगा। अब जब वो वेव टारगेट के ऊपर टकरा है तब ऑलरेडी उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो चुका है, कितना फ्रीक्वेंसी हो चुका है ऑलरेडी 2538.4, तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। नाउ जब वो वेव टकराया तो ऑलरेडी उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो चुका है, तो इस फ्रीक्वेंसी का वेव अब रिफ्लेक्ट होगा, राइट। समझ आई बात आपको, ऑलरेडी जब वेव टकराया तो इतनी फ्रीक्वेंसी का तो हो चुका है, अब ये फ्रीक्वेंसी का वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है, तो इसे क्या कह देंगे अभी हम, कि ये आपका सोर्स है, और सोर्स कौन है, टारगेट। अब लिसन किसको करना है, रॉकेट को, राइट। ओके फाइन। टारगेट कैसा है, स्टेशनरी, टारगेट तो कैसा है, स्टेशनरी है ना, तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स कैसा है, 0। वेलोसिटी ऑफ सोर्स कैसा है, 0 है, बिकॉज टारगेट कैसा है, स्टेशनरी, राइट। चलो अभी सोर्स कैसा है आपका, स्टेशनरी है, बिकॉज टारगेट कैसा दिया है, स्टेशनरी। मूव कौन कर रहा है, रॉकेट, टारगेट इज
स्टेशनरी, मूविंग इज रॉकेट। तो अब यहां पे जो आपका रॉकेट है वो मूव कर रहा है, मतलब ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। कितनी स्पीड थी रॉकेट की, 200। शुड आई टेक इट प्लस और माइनस? ना, रुको, शांति रखो जरा। रूल क्या कहता है, हमेशा आपको ऑब्जर्वर कहां लेना है, लेफ्ट पे, और सोर्स हमेशा कहां लेना है आपको, राइट पे। सोर्स कौन है अभी, टारगेट, और ऑब्जर्वर अभी कौन है, रॉकेट। किस तरफ मूव हो रहा है रॉकेट, टुवर्ड्स द टारगेट। रॉकेट कहां मूव हो रहा है, टुवर्ड्स द टारगेट। ये डायरेक्शन की सारी स्पीड कैसे लेनी है आपको, पॉजिटिव। समझ आई बात आपको? हमेशा रूल के अकॉर्डिंगली आपको सोर्स कहां लेना है, राइट पे, और ऑब्जर्वर कहां लेना है आपको, लेफ्ट पे। दैट्स रूल। और जो इस तरफ मूव हो रहा है वो पॉजिटिव, और जो इस तरफ जा रहा है वो नेगेटिव। देखो पहले केस के अंदर मूव कौन हो रहा था, रॉकेट, और रॉकेट क्या था, सोर्स था। तो सोर्स कहां था, राइट पे था, और वो कहां जा रहा था, टुवर्ड्स द टारगेट जा रहा था, दैट इज नेगेटिव। और वही अगर आप सेकंड केस को देखोगे तो अब आपका टारगेट रॉकेट क्या हो चुका है, ऑब्जर्वर हो चुका है। ऑब्जर्वर हमेशा कहां रखना है आपको, लेफ्ट पे, और वो कहां जा रहा है, टुवर्ड्स द टारगेट। तो अब ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वीओ क्या रखना है आपको, पॉजिटिव रखना है। चलो वापस डोपलर का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या कहता है डोपलर फॉर्मूला, कहता है आपको, सो डोपलर्स इफेक्ट आपको कहता है कि आपको ये एफओ फाइंड करना है। इट सेज दैट एफओ इक्वल टू एफएस। क्या फॉर्मूला था, जनरल फॉर्मूला आप यूज करो यहां पे, वी प्लस वीओ डिवाइड बाई वी प्लस वी एस। ये जनरल फॉर्मूला जो लास्ट में आपने डिराइव किया था वो फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, राइट। चलो अब यहां पे क्या जीरो है, वी एस का वैल्यू क्या है, जीरो। पुट द वैल्यूज हियर। सोर्स ने जो वेव छोड़ा वो क्या फ्रीक्वेंसी है, 2538.4। साउंड का स्पीड क्या है, 330। ऑब्जर्वर का स्पीड क्या है, 200 प्लस में, राइट। और ये कितना है, वापस यहाँ पे नीचे 330 सॉल्व करो, कितना आंसर आ रहा है, ये तो इधर है 2.38.4। तो रट्टा मारू, 2538.4 इंटू ये हो जाएगा आपका 53 डिवाइड बाई 33, 4 हर्ट्स। तो दैट्स ए फ्रीक्वेंसी ऑफ एको हर्ट बाई रॉकेट। तो देखो रॉकेट ने वेव छोड़ा था 1000 हर्ट्स का, और जब वो वेव टकरा के रॉकेट के ऊपर आया वापस, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 4000 हो गई। उसने जो वेव छोड़ा था 1000 की फ्रीक्वेंसी से छोड़ा था, और वही वेव जब टकरा के वापस आया तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 4000 हो गई। तो ये 4 मार्क का इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या तो डॉपलर का थियरी समझ लेना होगा, या तो फिर डॉपलर का ये न्यूमेरिकल होगा, राइट। पहले केस में हमने अप्रोक्सीमेशन क्यों नहीं किया है, क्योंकि साउंड का स्पीड बहुत ज्यादा है, इसीलिए आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला यूज करना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय सोर्स ब्रैकेट 1 प्लस वी एस बाई वी इनवर्स। एफओ क्या है, ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी, एफ एस क्या है, सोर्स फ्रीक्वेंसी, वी एस क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, सॉरी वी एस क्या है, स्पीड ऑफ सोर्स, एंड वी क्या है, स्पीड ऑफ साउंड। सोर्स हमेशा कहां रखोगे आप, राइट पे। ऑब्जर्वर कहां रखोगे आप, हमेशा लेफ्ट पे। जो भी इस तरफ जा रहा है पॉजिटिव, जो भी इस तरफ आ रहा है नेगेटिव। तो यहां पे आपका रॉकेट इस तरफ जा रहा है तो नेगेटिव लेना है रॉकेट का स्पीड, क्योंकि रॉकेट क्या है, सोर्स है। और इस केस में अभी रॉकेट क्या है, ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर कहां पे, लेफ्ट पे। ऑब्जर्वर कहां जा रहा है, टुवर्ड्स द टारगेट जा रहा है। ये डायरेक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और सोर्स कैसा है, यहां पे स्टेशनरी है। तो फॉर्मूला में वी एस 0 रख देना है आपको, और वीओ का वैल्यू कितना डाल देना है आपको, वीओ डाल देना है प्लस 200, सॉल्व कर लेना है आपको। इज दैट क्लियर? तो यहां पे खत्म होते हैं आपके वेव चैप्टर के सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, राइट। नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, डिस्कशन करेंगे अबाउट दी वेव चैप्टर एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस। थैंक यू।